नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ में हम सब्जेक्ट पॉलिटी के कुछ चैप्टर देख रहे थे, जिसमें इससे पहले हमने देखा था संविधान के अनुच्छेद, ठीक है? फिर उसके बाद अनुसूचियाँ। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है शासन प्रणाली, ठीक है? शासन प्रणाली। तो ये चीज़ समझेंगे कि शासन प्रणाली क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, ठीक है? और किस प्रकार से हमारे एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं, वो किस प्रकार बन के आते हैं, ठीक है? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजतंत्र, ये पहले देखेंगे राजतंत्र, ठीक है? राजतंत्र क्या होता है? क्योंकि शासन प्रणाली कई प्रकार की होती है, जैसे कि राजतंत्र, लोकतंत्र, ठीक है, तानाशाही, ठीक, तो कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ठीक है? तो जो शासन प्रणाली के प्रकार हैं वो देखेंगे, उसको समझेंगे। तो पहला है राजतंत्र। यह शासन का प्राचीनतम रूप है, ठीक है? देखिए, प्राचीनतम मतलब राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र, मतलब जहाँ पे शक्ति जो है एक ही व्यक्ति पे समाहित होती है, जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है, जो राज मुकुट धारण करता है, ठीक है? यानी कि राज मुकुट जो धारण करता है, इसमें क्या हो गया, जो शासन चलाएगा वो एक ही व्यक्ति चलाता है, जिसे राजा कहते हैं। इसीलिए इसे प्राचीनतम तंत्र है ये, इसे राजतंत्र कहते हैं। आगे देखते हैं। वह आनुवांशिक उत्तराधिकारी के आधार पर पद ग्रहण करता है। देखिए, आनुवांशिक यानी कि जो उसका उत्तराधिकारी होगा वही राजा बनेगा, आनुवांशिकता के तौर पर, ठीक है? इसे ही क्या कहते हैं, राजतंत्र। आगे देखेंगे कुलीन तंत्र। एक कुलीन तंत्र इसे कहते हैं इंग्लिश में एरिस्टोक्रेसी। कुलीन तंत्र में क्या है, यहाँ पे क्या है, वो लोग शासन करते हैं जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है, तो वही इसका प्रयोग करते हैं। कुलीन मतलब कुल, मतलब उनका जो है कुल है, ठीक है? और वो राजनीतिक सत्ता जो है उन्हीं के पास है पूरी, कह सकते हैं आप फैमिली कह सकते हैं, पूरी जो है कुल है, एक उनकी फैमिली है और राजनीतिक सत्ता उन्हीं के पास है, और वही क्या करते हैं, शासन को चलाते हैं। इसी को कहते हैं कुलीन तंत्र, ठीक है? आगे देखेंगे तानाशाही, इसे क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप। तानाशाही, इसे अधिनायक तंत्र भी कहा जाता है, ठीक है? यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है, जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। देखिए, तानाशाही क्या होता है? जैसे कि राजतंत्र है, राजतंत्र में जो है पूरा शासन किसके पास होगा, राजा के पास होगा। कुलीन तंत्र है, कुलीन तंत्र में जो है पूरा शासन एक कुल के पास होगा। ऐसी तानाशाही में होता है, जो पूरा शासन है वो एक व्यक्ति के पास होगा, लेकिन वो व्यक्ति कैसा होगा, निरंकुश होगा, यानी कि वो जो है सिर्फ बल का प्रयोग करके शासन को चलाएगा, यानी कि निरंकुश होगा, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, यानी कि जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। उसको बोलते हैं तानाशाही या अधिनायक तंत्र, जैसे कि जर्मनी का हिटलर, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक, तो इसे कहते हैं तानाशाही। आगे देखेंगे प्रजातंत्र, ठीक है? देखिए, प्रजातंत्र के कई शब्द हैं, जैसे कि लोकतंत्र है, लोकतंत्रात्मक शासन बोल देते हैं या प्रजातंत्र बोल देते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, वर्तमान में समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप जो है क्या है, प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी है। इस समय वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो है लोकप्रिय जो रूप है शासन का, वो क्या है, डेमोक्रेसी, यानी कि मोस्टली कंट्री में जो है जो तंत्र चलता है वो कौन सा चलता है, डेमोक्रेसी चलता है, यानी कि प्रजातंत्र चलता है, ठीक है? ध्यातव्य है कि प्रजातंत्र वहाँ विद्यमान होता है जहाँ जनता में सत्ता निहित होती है। इसको समझेंगे, जनता में सत्ता निहित होती है, यानी कि प्रजातंत्र वहाँ चलता है जिसमें क्या करती है, जनता जो है अपने जो शासन करने वाला है उसको चुनती है, यानी शक्ति किसके पास है, जनता के पास। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है? अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है, यानी कि जनता संप्रभु है, यानी कि जनता ही क्या करेगी, जो है शासन चलाने वाले को चुनेगी। जैसे कि हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र है, ठीक। आगे देखेंगे प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं, इसको समझेंगे बहुत ध्यान से। शासन प्रणाली समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और वहाँ पे फिर कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसको समझेंगे। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसके कई प्रकार हैं, जिनमें से जो प्रमुख प्रकार हैं वो दो हैं।
एक तो है संघात्मक शासन और दूसरा है एकात्मक। ठीक है, दो प्रजातंत्र के कई प्रकार हैं, उनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो एक संघात्मक शासन और एकात्मक शासन। ठीक है, इसमें होता क्या है, इन शासन प्रणाली को व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो इसको समझेंगे। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था है उसको संसदीय शासन व्यवस्था भी कहते हैं, और जो एकात्मक शासन व्यवस्था है उसको अध्यक्षीय शासन व्यवस्था भी कहते हैं। अब संसदीय शासन व्यवस्था क्या है? देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि एक संसद होगी, ठीक, वो ही क्या करेगी, देश के लिए कानून बनाएगी, यानी उसके विधायिका बनाएगी। जो संसद है वही क्या करेगी, विधायिका का काम करेगी और वो कानून बनाएगी, और वही जो है उन्हीं के कानूनों पर जो है या विधियों पर जो है देश कार्य करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि देश का एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, यानी कि उसमें संसद तो होगी, लेकिन जो देश की शक्ति होगी वो किसके पास होगी, अध्यक्ष के पास होगी। जैसे कि अमेरिका में होता है, अमेरिका में जो सारी शक्ति है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। लेकिन हमारे देश में जो शक्ति है वो किसके पास है, संसद के पास है। तो हमारे देश में कैसी शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था। और अमेरिका में शक्ति राष्ट्रपति के पास है, तो वो कैसी कैसी शासन व्यवस्था है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। और अध्यक्ष यानी कि दोनों के दोनों है प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाएं, लेकिन इनके प्रकार अलग अलग है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आगे देखेंगे राज्य के महत्वपूर्ण तत्व। देखिए, राज्य के प्रश्न ये आता है कि राज्य के इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। कोई भी राज्य कब राज्य कहलाएगा, कौन कौन से उसके तत्व होने चाहिए, तब वो एक जो है परिपूर्ण राज्य कहलाएगा, ये कहना चाह रहे हैं ये। तो राज्य के एक परिपूर्ण राज्य के एक महत्वपूर्ण तत्व के में रूप में संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार या सत्ता। देखिए, ये कुछ जो है तत्व होने चाहिए एक परिपूर्ण राज्य के लिए। एक तो संप्रभु होना चाहिए, यानी कि उसका शासन वो आज़ाद हो, मतलब किसी के जो है किसी के अधीन ना हो, वो शासन अपना स्वयं चलाए, संप्रभु हो। दूसरा, वहाँ पे जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा, भूभाग होना चाहिए उसका अपना एक। ठीक है, और चौथा, एक सरकार होनी चाहिए, एक सत्ता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तत्व है एक राज्य के लिए। आगे देखते हैं, किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है, और सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, संप्रभुता होनी चाहिए, यानी कि वो किसी के अधीन ना हो। इसके बिना कोई भी राज्य राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। अगर संप्रभु नहीं है तो राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था। ठीक है, क्योंकि हम किसके अधीन थे, ब्रिटिशर्स के अधीन थे, यानी ब्रिटेन के अधीन थे। तो हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, एक राज्य नहीं थे 1947 से पहले। और 1947 के बाद हम जो है स्वतंत्र हुए, उसके बाद फिर हमारा जो है अपना एक हम सब संप्रभु हुए और हमारा एक सत्ता हुई, यानी सरकार हुई। ठीक है, इस प्रकार फिर हम राज्य बने, क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था, ब्रिटिश क्राउन का शासन था, इसलिए हम संप्रभु नहीं थे। तब 1947 से पहले। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। बिल्कुल सही है, हमारे संविधान के अनुसार जो है हमने कैसी शासन शासन व्यवस्था अपनाई है, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। ठीक है, तो जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें जो है किसके द्वारा, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, यानी लोकसभा राज्यसभा में, और वो ही क्या करते हैं, शासन चलाते हैं। इसलिए हमारी जो व्यवस्था कैसी है, संसदीय शासन प्रणाली, यानी संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली को, माफी चाहूंगा, संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। बिल्कुल, जो संसदीय शासन प्रणाली है उसको मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। तो एक मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, जो क्या किसका कार्य करता है, विधायिका का कार्य करता है, यानी कानून बनाने का कार्य करता है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। अगर प्रश्न इस प्रकार आता है कि मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं, तो संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली कहते हैं। आगे देखेंगे, इस व्यवस्था में विशिष्ट रूप में एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ठीक है? जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें ये कह रहे हैं कि
जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। कैसा है? लोकतांत्रिक गणतंत्र है, यानी कि लोकतंत्र भी है और साथ में गणतंत्र भी है। ठीक है, लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी है। गणतंत्र उसे कहते हैं जहां पे जो है कि जो अध्यक्ष है वो चुना नहीं जाता। ठीक है, आगे देखेंगे, सॉरी, अध्यक्ष अध्यक्ष के पावर शक्ति नहीं होती। आगे देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। और जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, एक है संघात्मक यानी कि संसदीय शासन प्रणाली, और एक है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इसको राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि समस्त कार्यपालिका की वास्तविक रूप से जो है शक्ति किस पे होती है? राष्ट्रपति में होती है। किसमें? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। ठीक है, इसको समझेंगे। देखिए, दो शासन प्रणाली होती है लोकतंत्र के, दो। पहले तो लोकतंत्र हो गया यानी कि प्रजातंत्र हो गया, यह प्रजातंत्र। प्रजातंत्र दो प्रकार के हैं, एक तो है संसदीय शासन प्रणाली और एक है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, दो है, दो प्रकार की होती है। अब संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि एक मंत्रिमंडल होगा। ठीक है, और जो ये मंत्रिमंडल है ये किसके द्वारा चुना जाएगा? जनता के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो जो मेन शक्ति है, जो पावर है, किसके पास होगी? मंत्रिमंडल के पास होगी शासन चलाने के लिए। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के पावर के पास शक्ति होती है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो मेन पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन प्रणाली कहते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को। और संसदीय शासन प्रणाली को क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। इंडिया में कैसी है? संसदीय शासन प्रणाली है भारत में। ठीक है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, क्योंकि शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो ये अंतर है संसदीय शासन प्रणाली में और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। आगे देखेंगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है, यानी कि जो सत्ता होगी किसके पास होगी? सेंटर के पास होगी। लेकिन हमारे में तो हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें जो है दो भागों में शक्तियां बांटी गई, यानी केंद्र के पास भी और राज्य के पास भी। ठीक है, लेकिन अमेरिका में सत्ता किसके पास है? केंद्र के पास, यानी कि राष्ट्रपति ही क्या होगा? वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। इसमें अमेरिका में राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का क्या होगा? प्रमुख होता है। हाँ, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र ही होती है, यानी कि राष्ट्रपति ही अपने मंत्रियों को चुन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ, यानी कि जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली है, हमारे यहाँ जो मंत्री चुने जाते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को किसकी सलाह लेनी होगी? प्रधानमंत्री को। लेकिन राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं है मंत्री चुनने की। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे यहाँ जो है संसदीय शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति नहीं है, लेकिन अमेरिका में वास्तविक शक्ति है, वो अपने मंत्री चुनते हैं। ठीक है, कौन? वहाँ के प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। भारतीय शासन की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग, देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। जो हमारी प्रस्तावना है वो कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग, ये लिखा गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में सत्ता एकमात्र स्रोत है जनता है, यानी कि भारत की जो संप्रभुता होगी वो किसके पास है? यानी शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। ठीक है, हम भारत के लोग से क्या स्पष्ट होता है कि भारत की जो सत्ता है, यानी कि भारत की जो शक्ति है वो किसके पास है? जनता के पास है, जो प्रतिनिधियों का क्या करती है? निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है, यानी कि जनता क्या करेगी? अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और वो प्रतिनिधि क्या करेंगे? सत्ता को चलाएंगे, यानी कि शासन को चलाएंगे। अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। इसलिए जो नेता लोग हैं, जो भी जो
लीडर होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? जनप्रतिनिधि बोला जाता है। और ये जनप्रतिनिधि क्या होते हैं? जनता के सेवक कहलाते हैं। समझ में आया? तो ये जो नेता लोग हैं, ये क्या कहलाते हैं? जनता के सेवक। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को जो है संविधान में स्पष्टता विभाजित किया गया है। देखिए, हमारे संविधान में संघ यानी केंद्र और राज्य दोनों दोनों की शक्तियों को स्पष्टता विभाजित किया गया है। यानी कि आपने पढ़ा होगा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। इन्हीं में क्या है, इन तीनों सूचियों में संघ के पास और जो राज्य के पास, संघ और राज्यों के दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? परिसंघीय। यानी कि संघीय ना बोलकर क्या बोलते हैं? परिसंघीय कहा जाता है, क्योंकि पूरी सत्ता केंद्र के पास नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। हाँ, जो ब्रिटिश संसद है उसे ही संसदों की जननी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हैं हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। देखिए, जो ब्रिटेन की संसद है उसे ही सारे संसदों की जननी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटेन की संसद है वो किस प्रकार चलती है? वो क्या करती है? उनका कोई लिखित कोई उनका संविधान नहीं है। वो जो है प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति चल रही है उसमें कानून बनाती हैं, फिर उसको आगे फॉरवर्ड करती हैं, और ऐसे करते करते ही जो है संविधान का या संसद का विकास हुआ है। ऐसे ही हमारी संविधान का विकास हुआ है, संसद का विकास हुआ है ब्रिटिश संसद के कारण। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। तो अगर प्रश्न ये आता है कि संसदों की जननी किसे कहा जाता है, तो ब्रिटिश संसद को कहा जाता है। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, देखिए समझेंगे पहली बात। राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। इसको समझेंगे पहले। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? भारतीय संविधान में एकात्मक शासन। देखिए, हमारा जो संविधान है, जो ये शासन है हमारा, संघात्मक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसमें एकात्मकता के भी कुछ गुण हैं, इसीलिए जो है परिसंघीय बोला गया, पूर्णतः संघ नहीं बोला गया हमारे शासन को। अब एकात्मकता जो प्रकट करते हैं वो लक्षण क्या है? देखिए, राज्यपाल का पद, पहले कह रहे हैं राज्यपाल का पद। देखिए, समझेंगे राज्यपाल का पद का मतलब क्या है। जो राज्यपाल होता है वो किसका एजेंट होता है? सरकार का, यानी केंद्र का एजेंट होता है। ठीक है, इसको समझेंगे। राज्यपाल जो है केंद्र का एजेंट होता है राज्यों में, यानी कि राज्यपाल जो है देख रेख रखता है राज्यों की, कि राज्य में किस प्रकार शासन चल रहा है, और उसकी अपडेशन और उसकी जो व्यवस्था चल रही है वो जानकारी किसको देता है? राष्ट्रपति को, यानी केंद्र को। तो इसीलिए कहा जाता है कि राज्यों के ऊपर अभी किसका शासन है? केंद्र का। स्पष्टता नहीं है, फिर भी राज्यपाल का पद इसीलिए सृजित किया गया है कि राज्यों के ऊपर किसका शासन हो? केंद्र का। इसीलिए बोला गया कि एकात्मक शासन है। आगे देखेंगे। अखिल भारतीय सेवाएं। देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं सृजन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवाएं कौन चलाता है? संसद, यानी कि केंद्र चलाता है। ठीक है, और अखिल भारतीय सेवाओं से ही देश का संचालन किया जाता है, शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो इसीलिए ये एक कारण भी है कि ये एकात्मक शासन है, कि संघात्मक शासन है। ठीक है, एकल नागरिकता। देखिए, एकल नागरिकता यानी कि जैसे कि अमेरिका में है, अमेरिका में जो है एकल नागरिकता नहीं है, राज्यों की अलग नागरिकता है और केंद्र की अलग नागरिकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है, यानी भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि एक ही नागरिकता होगी जो कि केंद्र की होगी, यानी कि भारत की होगी। इस राज्य की अपनी कोई पर्सनल नागरिकता नहीं है। तो ये भी क्या है? एकात्मकता को प्रकट करता है। आपातकालीन प्रावधान। देखिए, आपातकाल की स्थिति में सारी शक्ति किसके पास आ जाती है? केंद्र के पास आ जाती है। इसीलिए भी क्या ये आपातकालीन प्रावधान क्या प्रकट करते हैं? एकात्मक शासन व्यवस्था प्रकट करते हैं। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। देखिए, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है ये भी असमान प्रतिनिधित्व है, यानी कि प्रतिनिधित्व किया गया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन असमान हिसाब से बांटा गया है। इससे भी जो है एकात्मक शासन के लक्षणों का पता चलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझेंगे। भारत एक गणतंत्र है। बिल्कुल सही है, भारत एक गणतंत्र है। क्यों? इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर जो राष्ट्रपति है, पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। समझेंगे इसको। देखिए, भारत एक लोकतंत्रात्मक और गणतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक का मतलब ये है कि जनता के द्वारा जो है प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। और गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी है, समझ रहे हैं आप बात को? तो भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? राष्ट्रपति है। तो जिस व्यवस्था में
या जिस राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च पद अधिकारी होता है उसको अगर निर्वाचित किया जाता है तो वो व्यवस्था गणतंत्र कहलाती है। समझ में आ रहा है? अनुवांशिक ना हो, जैसे कि राष्ट्रपति जो है अनुवांशिक हो रहे, जैसे कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में एक राजा होता है जो कि अनुवांशिक है, वो अनुवांशिक तौर पर वो सर्वोच्च पदाधिकारी है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में जो है राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है, वो अनुवांशिक नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं गणतंत्र, जहां पर जो सर्वोच्च पदाधिकारी है उसको जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाए, ऐसी व्यवस्था को गणतंत्र कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में। ठीक है, आगे देखेंगे। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ अभी हमने बात की संघात्मक और एकात्मक की बात करी, दोनों ही तत्व पाए जाते हैं हमारे यहाँ। यानी कि हमारा जो संविधान है वो संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। संघात्मक मतलब उसमें जो है संघ और राज्य दोनों है, और एकात्मक मतलब संघ की पावर है। परंतु भारतीय संविधान मूलतः क्या है? संघात्मक है। लेकिन कैसा है? संघात्मक है। ठीक है, अगर बोला जाए तो मूलतः हमारा संविधान कैसा है? संघात्मक है। अब देखेंगे, केसी वियर ने भारत को अर्धसंघात्मक कहा है। इसी कारण जो है केसी वियर जी ने बोला है कि भारत कैसा है? अर्धसंघात्मक है। अगर स्टेटमेंट ये आता है कि केसी वियर के अनुसार भारत कैसा है, कैसी शासन व्यवस्था है भारत की? अर्धसंघात्मक। और जी ऑस्टिन ने क्या कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। यानी कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन ने कहा। ठीक है, केसी वियर ने अर्धसंघात्मक कहा और जी ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद कहा। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। जैसे कि हमारा संविधान है, प्रश्न ये आता है कि हमारा संविधान कैसा है? हमारा संविधान कैसा है? लचीला संविधान है। यानी कि ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ज़्यादा लचीला है, यानी उसके मध्य में है। ठीक है, यह कथन किसका है? केसी वियर का है। बिल्कुल सही कथन है केसी वियर जी का। भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा हमारे संविधान के बारे में? भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। ठीक है, यानी कि जो संविधान है उसको संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया। ये किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा। इसका मतलब ये होता है कि संघ के पास और राज्य के पास भी क्या किया गया? शक्तियों का बंटवारा किया गया। यानी कि संघात्मकता का मतलब ये होता है कि कि सारी शक्तियां जो है संघ के पास नहीं है, कुछ राज्य के पास है और कुछ दोनों के पास है जो समवर्ती में आती है। और जो शक्तियां बच जाती हैं, जिसे अपशिष्ट कहते हैं, वो किसके पास चली जाती हैं? संघ के पास चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये संघात्मक भी ना होकर ना एकात्मक होकर बीच का है। तो ये भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। तो आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये आएगा कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया, यह कथन किसका है? भीमराव अम्बेडकर जी का है। ठीक है, तो ये अभी हमने सारी शासन व्यवस्था पढ़ी, और देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन बने भी हैं। अगर आप लोगों ने ये अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप लोग क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी हो। तो आज हमने शासन व्यवस्था समझी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट जो है वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।